एंड वेलकम टू क्लास बंक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु अडॉप्टेड बायोटेक्नोलॉजी, है ना, एज अ ब्रांड सब्जेक्ट। जो भी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, है ना, या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हो, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है। और दिस इज़ आवर फर्स्ट यूनिट वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिकली आप बायोटेक्नोलॉजी से समझते क्या हो बच्चों? वट बायोटेक्नोलॉजी इज़। सो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम जानें तो उसके नाम से ही क्लैरिफाई होता है बायो और टेक्नोलॉजी, है ना, जहाँ पे हम बायो को टेक्निक्स के साथ में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जब भी आप बायो के फील्ड में टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड करते हो, उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट, अब बायो के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, यस और नो। बायो में बायोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है बच्चों, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। आप उन्हें अभी 10th तक आपने उन्हें एज अ टॉपिक पढ़ा होगा, अब आप उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो। आफ्टर 10th जब आप बायो ऑप्ट करते हो, तब आप उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो, है ना। फिर उसमें भी ब्रांचेस होती हैं और वो ब्रांचेस भी अगेन एक फील्ड में चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे बायो में आपने पढ़े होंगे माइक्रोब्स। ठीक है। अब माइक्रोब्स तो आपने पढ़े हैं, बट माइक्रोब्स का जो वर्ल्ड है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें उनके अबाउट में पढ़ते हैं, उनके कैसे यूजेस होते हैं, ठीक है, उनका कैसे एप्लीकेशंस किए जाते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्या क्या उनके एरियाज़ हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। क्लियर? फिर ऐसे ही आप पढ़ो तो जेनेटिक्स। अपने 10th में भी जेनेटिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे ना, अपने हेरिडिटी वाला पोर्शन अपना चैप्टर भी था, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आती हैं जेनेटिक्स। अब वहाँ तो बच्चों आपने एक टॉपिक पढ़ा था, बट यहाँ अगेन अ ब्रांच, अ न्यू ब्रांच, ठीक है, अ न्यू सब्जेक्ट, अ न्यू टॉपिक इज जेनेटिक्स। ठीक है। जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, जिसमें आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हो, कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ करके आप इम्यूनोलॉजी पे काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। ठीक है। देन एक अपना हो गया बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी में जो जिसमें आप क्लासिकल बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो बच्चों। ठीक। देन आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हमें पढ़ना है, इसे बहुत अच्छे से आप समझेंगे कि बायो का क्या मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्निक्स में कन्वर्ट करके, या टेक्निक्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करके हम किसके लिए काम करेंगे? ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। जहाँ पे अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अब यहाँ पे अपनी दोनों चीज़ें होंगी, कौन कौन सी? प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। ठीक है। एनिमल बेस्ड। क्लियर बच्चों? ठीक है। और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, प्लांट बायोलॉजी भी हो जाती है, जैसे आप एज अ बॉटनी सब्जेक्ट में पढ़ते हो। ठीक है। ठीक है। जूलॉजी हो गया अपना। ठीक है। जूलॉजी हो गया, है ना, एंड मनी मोर। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। चलिए, अब हम अपने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो हमें इसको किस वे में पढ़ना है? एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे बच्चों? ये जो ओवरव्यू अभी मैंने दिया, ठीक है, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जिस फील्ड में आपने कदम रखा है वो कितनी ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप डेडिकेटेडली और बहुत ही मन से अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो और ये ध्यान में रखते हो कि आपको किसके लिए काम करना है? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है। आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए, जो अभी के जो लोग हैं उनके लिए आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है। ये जब भी आपके माइंड में रहेगा बच्चों, आप ये कभी नहीं भूलोगे कि इसका हमें सही से यूज़ कैसे करना है। ठीक है। और हमें पढ़ते भी रहना है। क्लियर? चलिए, अब बायोटेक्नोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी। फिर आ गया आपका मिड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मिडिल पीरियड की बात की जाती है। ठीक है। ये भी क्लासिकल का ही फॉर्म है, तो एंशियंट और ये दोनों जो होंगे मिडिल के, ये सारे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे। ठीक है। देन आपका आ जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जनरली आपकी RDNA के बेस्ड पे ही उनकी चीज़ें क्या होंगी, अपन स्टडीज़ करेंगे। ठीक है। RDNA टेक्नोलॉजी क्या है? दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है। रिकॉम्बिनेशंस करके हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक। क्लासिकल में जो मिड वाला है बच्चों, इसमें क्या आ जाता है अपना फर्मेंटेशन, जिसमें हम फर्मेंटेशंस के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 4000 to 5000 BC की बात है ये। ठीक है। और ये वाली जो बात है आपकी 1000 to
और 2000 या उसके पहले की बात है, एंशियंट टाइम की बात है, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमारे जो लोग थे, है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो कुछ चीज़ों को यूज़ किए जाते करते थे फॉर प्रिजर्विंग पर्पज़ और फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बट उन्हें ये अवेयर नहीं थे, या उस टाइम पे एज अ पर्टिकुलर कोई टर्म नहीं दिया गया था कि उसे आप कैसे डिफाइन करो, या उनके पास ऐसा सच कोई सोर्सेज नहीं थे, है ना, या इतनी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, चलिए देखेंगे वन बाय वन। सो ही इज़ कार्ल एर्की, ठीक है, जो कि एक हंगेरियन इंजीनियर थे, और इन्होंने ही टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, और हाँ, आपको ये फिगर्स भी आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछे जाते हैं बच्चों। एनसीईआरटी है ना, सीबीएसई बेसिकली अपने एग्जाम्स में डायग्राम्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि आपने बायो लिया है या साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस को डील करो, कोई भी क्वेश्चन को डील करो, फिगर्स, ठीक है, मैंडेटरी हैं। ठीक है, अब वो चाहे आपके फ्लो चार्ट्स हों, ये आपके फ्लो चार्ट्स हों बच्चों, ठीक है, या ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक्स में आपको नहीं भी दिए होते हैं, बट वहाँ पे आप कोशिश करो कि आप फ्लो चार्ट दे पाओ। ठीक है, और जहाँ पे जेन्युइनली अगर कोई प्रोसेस है या फिर किसी एनिमल के ऑर्गेन्स हैं, उसको आपको डिफाइन करना है, तो वहाँ तो आपको डायग्राम्स देने ही रहेंगे, है ना। और चूंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बायोफर्मेंटेशन हो गए अपने, है ना, या फाइटोरेमेडिएशंस हो गए। उन चीज़ों में आपको बहुत अलग से ऐसे यूनिक डायग्राम्स नहीं मिलेंगे, बट वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फर्मेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी या फर्मेंटेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। फर्मेंटेशन की हम बात करें, अब फर्मेंटेशन में बच्चों आपके इक्वेशंस भी होंगे, आपके डायग्राम्स भी होंगे। ठीक है, डायग्राम्स के साथ साथ आपके रिएक्शंस भी होंगे। फर्मेंटेशन बेस्ड जो रिएक्शंस होते हैं वो भी होते हैं, अगर आपको आती हैं, और अगर आती है नहीं, आपको लर्न करना है। ठीक है, उन स्टेप्स को, ठीक, आपको वो रिएक्शंस भी इंक्लूड करनी है। देन फ्लो चार्ट अगर आप बना पाओ तो वो भी आप इंक्लूड करो। देन टू दी पॉइंट, पॉइंट्स में आंसर करो। आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे करोगे, पॉइंट्स में करोगे बच्चों, है ना। अब ये नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट किया तो आप पैराग्राफ 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 लिखते जा रहे हो, नो। ठीक, बीइंग अ स्टूडेंट, बायो स्टूडेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो, जस्ट बिकॉज कि आपके एग्जाम्स में स्कोरिंग बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने ये 2-3 चीज़ों को अपना अडॉप्ट कर लिया तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए। सो बायोटेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स का यूज़ करना डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर। ठीक है, अब वो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो कार्ल एर्के जो थे, जो हंगेरियन इंजीनियर थे, इन्होंने ही बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है, जिसपे उन्होंने मीट हो गया, फैट हो गया, है ना, मिल्क के प्रोडक्शंस वगैरह, या एग्रीकल्चर के स्केल पे उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, सो ही इज़ कार्ल एर्के। क्लियर, चलिए हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट अगर हम देखें, सो डोमेस्टिकेशन में क्या था, जब भी हमारा सिविलाइजेशन हो रहा था, सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या होता था, सिविलाइजेशन के टाइम पे बच्चों, पहले तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्हें जो बहुत ज़्यादा पहले वाले जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों को बहुत अच्छे से खेती किसानी करना तो आता नहीं था, है ना। बट धीरे धीरे जैसे वो इवॉल्व होते गए, वैसे वैसे उन्होंने ये चीज़ें भी सीखी कि फार्मिंग कैसे होती है ना। उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि हम कुछ खा रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि कौन सी चीज़ें खाने के लायक हैं और कौन सी नॉन एडिबल है। ठीक है, पहले वो चीज़ें उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ये डिफरेंट डिफरेंट उनके और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गए, बहुत लंबे प्रोसेस हैं, इनमें ईयर्स लगे हैं बच्चों, ये चीज़ों में ईयर्स लग गए हैं, है ना। तब जाके आज हम इस कंडीशन पे है कि हम टेक्निक्स, हमने इतनी टेक्निक्स इवॉल्व कर ली हैं कि हम उनका यूज़ करके इन लिविंग चीज़ों में हम उनका यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट ओनली अ सिंगल ईयर्स प्रोसेस, दिस इज़ मैनी ईयर्स प्रोसेस। ठीक है, तब वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा, आइडेंटिफाई करना चीज़ों को, फिर क्या एडिबल है क्या नॉन एडिबल है, वो चीज़ें सीखी। ठीक है, अब वो चीज़ें जो लाइक उन्होंने कुछ फल खा लिए, उसके जो सीड्स थे वो उन्होंने फेंक दिए। ठीक है, फिर उस सीड से नया पौधा ग्रो होते देखा उन्होंने। ठीक है, फिर ऐसे धीरे धीरे जैसे ही वो इवॉल्व हो रहे थे, उस टाइम पे धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग सीखी। ठीक है, फार्मिंग सीखी, डोमेस्टिकेशन सीखा डिफरेंट एनिमल्स का, लाइक शीप हो गया, है ना, कैटल्स हो गए, अपने डॉग हो गए, इन सब का उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना सीखा कि उन्हें कैसे पाला जाता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि इसे हम अपने खेतों में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी मदद से हम अपने कामों को कैसे आसान बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखा। ठीक है, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उन्होंने कल्टिवेशन, है ना, जो फर्स्ट कल्टिवेशन अपना वीट एंड बार्ले का हो गया, है ना, जो स्पेसिफिक एरियाज़ में हो रहे थे, फिर वो स्पेसिफिक एरियाज से होते होते अदर एरियाज़ में भी वो आइडियाज़ स्प्रेड हुआ। ठीक है, ऐसे उन्होंने कल्टिवेशन डोमेस्टिकेशन सीखा। फिर कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, लाइक कि कुछ सीड्स हो गए, है ना, अभी जैसे मैंने बताया था कि कौन सा आपका एडिबल है कौन सा एडिबल नहीं है, उसको जब उन्होंने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तब उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग सीख ली। ठीक है, फर्मेंटेशन ये जो है वो मेडिवियल टाइम का है ना,
ये आप समझ लो कि मिड ट्रांजिशंस जब चल रहे थे, ये तब का है, ये पैलियोलिथिक पीरियड का है, ठीक है। अब ये जो क्लासिकल मेडिवियल बायोटेक्नोलॉजी है, ऑल्दो ये जो है ये सारा का सारा ही क्लासिकल में आता है, ठीक है। बिफोर वाला और मिड वाला दोनों ही काय में आएंगे, आपके क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड होंगे, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, बायोटेक में। क्लियर। अब जो मेडिवियल पीरियड था उसमें फर्मेंटेशन सीखा। फर्मेंटेशन किस बेसिस पे? छोटी छोटी चीज़ों से, लाइक उन्होंने ब्रेड बनाने सीखे, ब्रेड में फर्मेंटेशन कैसे हो रहे हैं, है ना। फिर वाइन और बियर बनाना सीखा, कि जो जो फ्रूट्स थे वो काफ़ी टाइम तक उन्होंने ऐसे ही रख दिए, कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा राइप होके सड़ने लगे, गलने लगे, है ना। फिर उसको उन्होंने प्योरीफाई करके क्या करा, बियर बनाए, वाइन्स बनाए, है ना। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे फर्मेंटेशन सीखे। कर्ड, जो कि हमारे घरों में बहुत पहले के टाइम से यूज़ होता था बच्चों, है ना। बट उन्हें ये प्रोसेस नहीं पता था कि वो कर्ड का कैसे फॉर्म हो रहा है ना। तो मिल्क का कन्वर्जन कैसे हो रहा है टेक्निकली, ठीक है, ये चीज़ उन्हें नहीं पता था। बट उन्हें ये पता था कि मिल्क से क्या करते हैं, कर्ड बनता है। अब मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने बॉईल कर लिया, ठीक है। फिर उसे कोल्ड करना भी पता था कि इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, लाइक 35 to 37 डिग्री तक उन्हें क्या करना है, ठंडा करना है, इसे कोल्ड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप इसमें जो पहले से आपके पास कर्ड है उसको अगर आप इसमें ऐड कर देते हो और रेस्ट पे रख देते हो 4 to 5 आवर्स या 5 to 6 आवर्स के लिए, तब, और विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है, विदाउट डिस्टर्ब किए, तब आपका क्या हो जाएगा, कर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक आपका हो जाता है वे, ठीक है, जो आपका लिक्विड होता है ना, अलग सा पानी पानी सा दिखने लगता है, दैट इज वे। और जो आपका लाइक क्लॉटेड वाला जो पोर्शन होता है, जो है ना, मिल्क जो क्लॉटेड फॉर्म में रहता है, दैट इज कॉल्ड कर्ड। क्लियर। तो ये चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे सीखी। बट टेक्निकली ये क्यों हो रहा था, लाइक मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में क्यों हो रहा था, कि लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं। अब वो लैक्टोबैसिलस कैसे काम करते हैं, टेक्निकली उन्हें ये चीज़ नहीं पता था। इसका धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ठीक है। सो फर्मेंटेड फूड्स, जो लाइक दही हो गए अपना, है ना, इडली हो गए अपने, बिवरेजेस अभी अपन ने देखे थे, बिवरेजेस में लाइक वाइन, बियर्स, ये सब पहले से बनते आ रहे थे, है ना। फिर कर्ड मेकिंग प्रोसेस देखा कि इनोक्यूलम या जो स्टार्टर है ना, लैक्टोबैसिलस के कारण बन रहे हैं, ठीक। फिर उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या थी, कि बैक्टीरिया कन्वर्ट हो रहे हैं लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड्स, ठीक है। अब वो लैक्टोज जो है वो मिल्क में है, लैक्टिक एसिड्स कर्ड में, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये शुगर टू या एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये उन्हें नहीं पता था, बट ये पता था कि क्या हो रहा है, मिल्क टू कर्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर। चलिए देखते हैं और आगे और चीज़ें देखते हैं, कि ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है ना, कि 100 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे आप क्या करते हो, उसको क्या कर लो, बॉईल कर लो, देन उसे कोल्ड कर लो, फिर आप उसको थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दो, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे, कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपने कर्ड में प्रेजेंट होता है ना। मिल्क में जो प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन, ठीक है, उसको क्या करता है, लैक्टिक एसिड जो फर्मेंट करके उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। यही आपका क्या है, फर्मेंटेशन है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुआ, ब्रेड का जो अलग अलग एरियाज़ में है ना, वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में ये चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है ना। एवोल्यूशन ऑफ फर्मेंटेशंस, अब इसे पहली बार डिफाइन करने वाले कि हाँ ये प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है, केमिकली ऐसा होता है, टेक्निकली ऐसा होता है, ये चीज़ कौन बताने वाले थे उस टाइम पे, किसने बताया था, ये इजिप्टियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, ठीक है। हु इज द साइंटिस्ट, यस, हु इज लुइस पास्चर, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च किए फर्मेंटेशंस के बेसिस पे, है ना। फिर माइक्रोब्स में इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। सो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इनका भी आइडेंटिफिकेशन करने को आपको आ सकता है, ठीक। फिर इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी जाना जाता है, ऐसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो इन्होंने बायोरिएक्टर्स वगैरह पे भी काम किया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बायोरिएक्टर या जिसमें अपन जो फर्मेंटेशन प्रोसेस, इट इज़ सच अ, आप ऐसे समझो कि ये कोई बायोरिएक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपका इनोक्यूलम जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी आपका आउटलेट है, ठीक है, ये इनलेट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो बॉडी है इसकी, यहीं पे एक्चुअल में बायो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बायो रिएक्टर, ठीक। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी आने लगे हैं। सो कुछ नहीं है, इसका सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको याद रखना है, ठीक है। डायग्राम्स बनाने में कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, या घबराना नहीं है, या फिर बहुत बिल्कुल आपको प्रॉपर डायमेंशंस में ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको एक ओवरव्यू देना रहेगा उसका, कि ऐसा ऐसा होता है, या बायोरिएक्टर्स में ये रिएक्शंस होते हैं, ऐसे काम करते हैं, ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल है ना, जो कि एज एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया था, वो जर्मनी ने वो चीज़ें क्या करी थी, डिस्कवर की थी उस टाइम पे, ठीक है। विनेगर का प्रोडक्शन, सोया सॉस वगैरह में जो यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो किससे फॉर्म होते हैं, वो फर्मेंटेशन से अगेन, ठीक है। नाउ सेल बायोलॉजी में कुछ चीज़ें जो डिस्कवर हुई थी अलग अलग टाइम पीरियड में बच्चों, ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने क्या सेल को देखा था एक कॉक में, ठीक है, बेसिकली जो प्लांट का जो बाग होता है उसमें, और ये हेक्सागोनल था, ठीक है, जस्ट लाइक हनी कॉम, ठीक है। सो ये हनी कॉम लाइक जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, इसी को वो क्या बोल रहे थे, सेल्यूलाय, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसको सेल नाम दिया गया है ना, जस्ट बिकॉज कि वो एज अ कंपार्टमेंट लाइक दिखा था उन्हें, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल्यूलाय, ठीक है। फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने एनिमल क्यूल्स देखे थे, है ना, कुछ एनिमल्स देखे थे, लाइक सेल जो देखी थी उन्होंने, कि एक पानी में, है ना, पानी वाटर बॉडी में उन्होंने क्या देखा था, एनिमल्स या सेल देखी थी, ऑब्जर्व की थी, ठीक है। फिर सेल थ्योरी दी है 1839 में, किसने, श्लीडन एंड स्वान में, ठीक है। ये भी पूछी जाती है कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। हु प्रपोज दी सेल थ्योरी दिस टाइप, इसके कुछ बेसिक, इसके क्या थे, पॉस्टुलेट्स थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से इवॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके कुछ कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स थे, ठीक, वो आपको लिखने को आ सकते हैं, तो हो सकता है वो आपको आगे देखने को मिले, ठीक। चलिए, फिर कुछ जेनेटिक्स और हेरिडिटरी के में एक ही फील्ड में काम करने वाले लोग भी थे बच्चों, ठीक है, लाइक ग्रॉगर्स एंड मंडल, ठीक है। ग्रॉगर मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी पूछे वो कहे जाते हैं, ठीक, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पीनट्स पे काम किया है बच्चों, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीनट्स पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। और ये इनको एक मॉन्क भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में ही अपने घर से बाहर चले गए थे, जहाँ पे जाके उन्होंने अपने काम किए, ठीक है। और इन्हें ऐसा कोई बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बट इनके आफ्टर डेथ जब इन चीज़ों पे काम और चला, है ना, जब इन चीज़ों पे, क्योंकि क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, इतनी टेक्निक्स नहीं थी, या इन्होंने मैथ्स का भी यूज़ किया था अपने, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उन्होंने मैथ्स भी यूज़ किया था, है ना। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि सबका आईक्यू लेवल सही सेम हो, तो उस टाइम पे ऐसे लोग ही नहीं थे कि उनके काम को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है। सो जैसे जैसे ऑल चीज़ें इवॉल्व होती गई, धीरे धीरे उनके काम को जैसे इस लोगों ने समझा, तब उन्हें रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है। एंड नाउ फ्रेडरिक मिशर, ही इज़ फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने न्यूक्लिन को आइसोलेट किया था, और उसी को क्या बोल रहे थे, वो डीएनए, ठीक है। उसका न्यूक्लिन का आगे चल के नाम क्या पड़ा, डीएनए, न्यूक्लिन, जिन्हें उन्होंने एज अ जेनेटिक मटेरियल बताया था, ठीक है। फिर देन वॉल्टर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था क्रोमोजोम का, ठीक है। क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक बॉडी, ये चीज़ मैं भी आपको आगे डिस्कस करूंगी। हर्शल एंड चेज जो थे, उन्होंने डीएनए को कंफर्म किया था, या कि जेनेटिक मॉडल दिया था हर्शल एंड चेज ने, कि यस दिस इज जेनेटिक्स, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ें उन्होंने कंफर्म की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। नाउ वॉटसन एंड क्रिक, ये कौन है, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, जिन्होंने मॉडल प्रपोज किया था, कौन सा, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। अब इसके लिए एक निमोनिक है बच्चों, जिसे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है, जेनेटिक्स और हेरिडिटरी के बेसिस पे, कि कौन कौन से आपके उनके फादर्स से, या फिर कौन कौन से उस टाइम पे डिस्कवर्स थे। सो निमोनिक क्या हो जाएगा, MMFH, दैट इज मैंडल मिप्स फ्लेमिंग हेलिक्स, मैंडल मिप्स फ्लेमिंग्स हेलिक्स, मैंडल मिप्स फ्लेमिंग्स हेलिक्स, ठीक है। सो मैंडल फॉर मिशर, फ्लेमिंग फॉर हर्शल एंड चेज, हेलिक्स फॉर हेलिक्स मॉडल, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नाउ कम टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों करने को, और ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, ये बहुत बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ सेल के बारे में, कि एक अपनी सेल होती है, या सुनो, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। फिर यहीं पे आपके गोल्जी बॉडीज होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो डीएनए है बच्चों, ये डीएनए प्रेजेंट होता है किस पे, क्रोमोसोम पे, ठीक, दिस इज योर क्रोमोसोम, क्लियर। इस क्रोमोसोम पे ही डीएनए प्रेजेंस होता है, और इन डीएनए में ही प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो हमें काम किन से है, इन प्रोटीन से, इन डीएनए से, समझ रहे हो, ठीक। सो जब भी प्रोटीन्स, आई मीन ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमें आइसोलेट करना है इन जीन्स को, किसमें से, क्रोमोसोम के डीएनए से। हमें क्या चाहिए है, जीन्स चाहिए, ठीक है। सो जीन जो है वो बेसिक यूनिट बोल सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल की, या सुनो, और इन जीन्स से ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स कोड होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर अदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक कलर हो गया, है ना, फिर शेप्स हो गए, फिर ऑर्गन्स के लिए के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे ये प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आई। नाउ कम टू द बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से समझो, कि कोई भी आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप समझो जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको क्या करना है,
सपोज कोई मलेरिया हो गया किसी को, ठीक है, आपको मलेरिया से फाइट करना है। अब मलेरिया से फाइट करने के लिए मेरे पास कोई वैक्सीन नहीं है, मैं उसके वैक्सीन को इवॉल्व करना चाहती हूँ, उसे बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं एक होस्ट देखूंगी, ठीक है। एक इसमें होता है होस्ट, ठीक, एक होता है वैक्टर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये टर्म्स आपको याद स्पेसिफिकली याद करने हैं। एक होता है वैक्टर, ठीक, एक होता है होस्ट। वैक्टर जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएगा, किस में लेके जाएगा, होस्ट में। होस्ट आपका क्या हो गया, व्हीकल, या सुनो, ये एज अ व्हीकल काम करेगा, ठीक है। अब ये होस्ट सेल जो है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, किसके बेसिस के, किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। अलग अलग काम, हम उसको अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे उनके, हैं। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हो सकती हैं और मेडिसिनल फील्ड में भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर आपके वैसे एनिमल्स या वैसी चीज़ें रहेंगी जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएंगे इनटू दी होस्ट, ठीक है। होस्ट जैसे आपको कहीं जाना है ना, सपोज आपको 10 किलोमीटर्स जाना है, तो आप वॉक करके तो नहीं जाओगे, आप क्या लोगे, कन्वेनियंस देखोगे, कोई भी जो भी आपके लिए फिजिबल हो सकता है वो बाइक हो सकता है वो कार हो, और हो सकता है वो कोई अदर कन्वेनियंस हो, ठीक है। सो वैसे ही जब भी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और में ट्रांसफ़र करना हो या उसको रेप्लिकेट करना हो, तो आपको एक होस्ट चाहिए होता है जो कि व्हीकल की तरह काम करता है। अब आपने इसे, और ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है बच्चों, कि इस वेक्टर को आप अपने प्रॉपर होस्ट तक कैसे इंसर्ट कर पा रहे हो, इसके भी मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम आगे और पढ़ेंगे, आने वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, हम उनमें देखेंगे, ठीक है। अब ये वेक्टर्स को बहुत ही प्रॉपर हैंडलिंग के साथ होस्ट में ट्रांसफ़र करना होता है, और जैसे ही होस्ट में ट्रांसफ़र होता है, आफ्टर ट्रांसफ़र इसको होस्ट के साथ क्या करना होता है, बाइंड अप भी तो करना है, तभी तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को, या सुनो। जैसे ही उसकी इससे बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके उसके क्या बना देगा, रेप्लिका कॉपी, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्यों चुना, एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चुनने का ये रीज़न है कि ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपने नंबर्स इंक्रीज़ करते हैं। अब वहीं पे अगर आप किसी ऐसे होस्ट को देखो जो साल में एक बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, या साल में या 2 साल में एक बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या इस वैक्टर को उसमें डालना या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे एनिमल्स में डालना पॉसिबल होगा, ऑफकोर्स नॉट, है ना। तो आपको यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी देखना होता है कि आपका जो होस्ट है वो जल्दी रिप्रोड्यूस करे, है ना, सो दैट उसके जो नंबर्स हैं या आपको जो रेप्लिका के नंबर्स चाहिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सको, नंबर्स उसके इंक्रीज़ कर सको, है ना। सेकंड, आपका टाइम कम हो, पहली बात आपके नंबर्स इंक्रीज़ हो सकें, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके टाइम कम हो सके, है ना, सो दैट आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सपोज आपको 100 वैक्सीन पर डे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। 100 वैक्सीन आपको पर डे एक्सपोर्ट करना है, तो 100 वैक्सीन बनाने के लिए आपको एक हिसाब से सपोज कि आपको 10 होस्ट चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर इसके नंबर्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए, या ऐसे कोई कंडीशन आ गई जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हो गए, आपको सप्लाई जल्दी करना है ना, उस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे मांग ज़्यादा हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम को कम करना पड़ेगा, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके नंबर्स इंक्रीज़ कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आप प्रोवाइड करा सको, है ना। इसलिए टाइम की भी इंपॉर्टेंस होती है। फिर थर्ड चीज़ हो गई कि जो कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पे काम करो, है ना, तो उनका एफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, कि बहुत ज़्यादा खर्चे में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा ना लगे, कम खर्च में ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल सके, है ना। अब माइक्रोब्स को कल्चर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स, क्लियर। क्यों, क्योंकि इनकी जो फीडिंग की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, पहली चीज़ जो न्यूट्रिएंट सप्लाई रहेगा वो कम रहेगा, है ना, तो आपकी लागत कम लगेगी, है ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब कॉस्ट इफेक्टिव इस वे में भी देख लो आप। सेकंड वे में आप देख सकते हो कि अगर हमें सपोज हम काम कर रहे हैं क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अब क्रॉप्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऐड करना चाहोगे, भाई कोई भी किसान हो या कोई भी कंज्यूमर हो, वो क्या चाहेगा कि हम जो भी ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यूज से रिच हो, हमें सारा भरपूर उसमें न्यूट्रिशन मिल सके, सारे सप्लीमेंट्स मिल सके, सो दैट हमें बार बार अलग अलग सोर्सेज पे जंप ना करना पड़े। फिर किसान चाहेगा कि मेरी फसल जो है, साल भर में जो मैं 2 फसल लेता था, वो मैं अब 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, और 3 और 4 लेने पर भी उसके जो कंडीशंस रहेंगे वो ये रहेंगे कि उसकी जो सॉइल है, उसके सॉइल का जो नेचर है वो ख़राब ना हो, है ना, सॉइल उसकी ख़राब ना हो। सेकंड चीज़ वो देखेगा कि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएं, कम टाइम में वो क्या हो जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए, है ना, सो दैट उसका सप्लाई बढ़ सके, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होगी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होंगे। वाई, बिकॉज जहाँ हम पहले साल भर में 2 फसलें लेते थे, आज हम 3 से 4 ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट तो हो ही रहा होगा ना। उन चीज़ों से, उन कंडीशन से भी फाइट करनी है, ठीक है, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो
पहले अब हाँ, अब वेक्टर को होस्ट में आपको डालना तो है, जैसे आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने प्रोटीन का, ठीक है, उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट कैसे किया है उसके भी अलग टेक्निक्स है बच्चों, ठीक है, वो आप आगे देखेंगे। फिर उसे इंसर्ट करना है वेक्टर में, ठीक है। उस वेक्टर में जब आप इंसर्ट करोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड वेक्टर टू अ होस्ट सेल। अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में किया, वेक्टर को आपने काय में डाल दिया, होस्ट में, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, आपने कोई वेक्टर लिया, उसको इसमें अटैच करा लिया, और इससे आप वेक्टर को काय में कर दोगे, होस्ट में, ठीक है, सो दैट ये क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। दिस इज क्लियर। चलिए, ये मल्टीपल कॉपीज बन गई, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स क्या हो गए, या आपके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के जो प्रोटीन्स थे वो क्या हो गए, आइसोलेट हो गए, ठीक है। अब इसे आइसोलेट कैसे करना है, इसे ट्रांसफर कैसे करना है, इसे मल्टीप्लाई कैसे कराना है ना, इसके नंबर ऑफ ग्रोथ्स कैसे इंक्रीज करना है, वो सारी चीज़ें आप अलग अलग वे में पढ़ते हो, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर। चलिए, क्यों, क्योंकि इसको करने के लिए भी अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं बच्चों, ठीक ना। ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नाम से ही है, ब्लू बायोटेक, ठीक है, जो कि मराइन से रिलेटेड होगा, फ्रेश वाटर से रिलेटेड होगा। अब आप इसमें क्या करते हो कि जो वाटर के एनिमल्स हैं आप उस पर काम करते हो, उनका यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज करके आप उनके ग्रोथ के लिए, है ना, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हो। फिर उनका यूज़ भी मेडिसिनल पर्पज से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, फिर उनका सी फूड सप्लाई बढ़ाने के लिए, है ना, सो दैट जैसे सी के एनिमल्स हैं, सपोज फिश चाहिए आपको, ठीक है, फिश एज अ फूड सोर्स यूज़ होती है। अब नंबर ऑफ फिश सपोज एक किसी वाटर बॉडी में 100 है, उसके नंबर्स आपको इंक्रीज करने, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक फिश को ले लोगे, 2 फिश को ले लोगे, उसमें मॉडिफाई करके आप क्या करोगे, उनके नंबर्स इंक्रीज कराते रहोगे, ठीक है। फूड सप्लाई इंक्रीज हुआ, ठीक। फिर ऐसी कोई मेडिसिन आपको निकालनी है, जैसे कोई ऐसा एनिमल है या कोई ऐसा प्लांट है, सीफ प्लांट, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो, तो आप उसे आइसोलेट करके उसके मेडिसिनल जो भी जीन है उसको आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, है ना। फिर अगेन उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे वेक्टर में डाल के किसी होस्ट में आप ट्रांसफर कर दोगे, सो दैट वो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, ठीक है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, अगेन नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर में होगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर में इंक्रीज करना है किसी क्रॉप्स के प्रोडक्शंस को, क्रॉप्स की क्वालिटी को, नॉट ओनली फॉर द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट बट फॉर द क्वालिटी प्रोडक्शंस ऑल्सो, ठीक है। क्वालिटी, वाई, बिकॉज क्वालिटी ही बिकती है भाई, इतना याद रखना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज तो कर रहे हो, आपने सप्लाई तो कर दिया मार्केट में, बट ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति वो चीज़ें लेगा, है ना। मार्केट में वही बिकता है जिसमें क्वालिटी होती है, ठीक है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं अच्छी लाइफ, है ना, और रेजिस्टिविटी प्रॉपर चाहेंगे कि यार ये रोग ना हो, वो चीज़ें ना हो, तो उनको क्वालिटी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हमें क्वालिटी को भी, क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वालिटी हम इंक्रीज़ कर सकें, इसका हमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। फिर नंबर्स इंक्रीज़ करना, ऑफ कोर्स। फिर उसमें आप अगेन सॉइल देखोगे, सॉइल का टेक्सचर देखोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर लोगे बच्चों, ठीक है। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स में कैसे होंगे कि जो प्लांट्स पहले ये आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लिया, ठीक है। जैसे कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऐड कर दी, सपोज राइस है, राइस में विटामिन ए होता है, आपने उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके उसके, सपोज कोई चावल का पौधा है, उसमें वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, तो आपने उसमें क्या किया, विटामिन ए के कुछ इंसर्ट कर दिए, या कुछ ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव कर दिए कि आपको विटामिन ए भी मिल गया, उसके साथ में कुछ और विटामिन भी मिल रहा है, तो ऐसे आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो आपने किया क्या, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो उसे ऐसे क्रॉप्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए, नाउ रेड बायोटेक जो कि फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल्स में यूज़ किया जाता है ना। अब इसमें कैसे यूज़ किया जाता है, शुगर लेवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंसुलिन, ठीक है। पहले शीप से लिया जाता था, एक टाइम के बाद क्या है वो रिएक्ट एलर्जी कॉज करने लगा, फिर उसके हमने क्या देखे, अल्टरनेट्स देखे, ठीक। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, इंसुलिन को बना लिया, ठीक है भाई, अपना क्या बन गया, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसका आप एज अ वैक्सीन उसे देने लग गए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स भी, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो वो किस बेसिस पे अवेलेबल है भाई, बायोटेक की वजह से, ठीक है। अगेन एंटीबायोटिक्स हो गए, है ना, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स हो गए। अच्छा, बायोटेक की मदद से कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक किट्स बना दिए गए हैं बच्चों, जिसमें आपको अलग से कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन डायग्नोस्टिक किट से ही आपका काम हो जाएगा और कम टाइम में काम हो जाएगा, ठीक है। अब वो बेस्ड होती हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। वो प्रोटीन एंजाइम रिएक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो ब्लड के बेसिस पे भी हो सकते हैं, वो कुछ आपके अदर लाइक यूरिन के बेसिस पे भी हो सकता है। ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं तो किसकी वजह से, अगेन बायोटेक की वजह से। क्लियर। नाउ द वाइट बायोटेक जो है वो इंडस्ट्रियल बेसिस पे किया जा गया था, है ना, इको फ्रेंडली है, एंजाइम्स प्रोडक्शंस के लिए इंक्रीज करने के लिए, मिल्क के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए वाइट बायोटेक आई थी। क्लियर। जहाँ पे इन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे इसका काम किया चलता है, ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशंस अगर हम देखें, सो रेड बायोटेक का
एप्लीकेशन थेरेप्यूटिक्स में ह्यूमन का इंसुलिन फॉर्मेशन में हो गया। ग्रोथ हार्मोन क्या है, जो कि पिट्यूटरी से, सपोज दिस इज योर हाइपोथैलेमस और यहाँ से अटैच होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ डिफरेंट लाइक अपने मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक्सट्रैक्ट करके उसे यूटिलाइज किया है ना। फिर एंटीकोएगुलेंट्स प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिफरेंट हमने क्या बनाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, फिर जीन थेरेपी में भी हो गए अपना, है ना। जैसे यस, जेंडिसिन आपसे पूछा गया है कई बार, तो इसे आप याद कर सकते हो कि दिस इज़ द फर्स्ट कमर्शियल जीन थेरेपी, है ना, फॉर कैंसर, जो कि किसने यूज़ की थी, चाइना ने, है ना। दैट इज़ जेंडासिन, जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, यस। फिर अगर हम इन्हीं का यूज़ कुछ चीज़ों में देखें, सो डॉली शीप, ठीक है, जो कि एक क्लोन था। ये क्या था बच्चों, क्लोन था। ठीक है, क्लोन एज इट इज़, जो इसके क्लोनिंग किस बेसिस पे की जाती है, जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके बेसिस पे। यहाँ पे आपके सोमैटिक सेल्स ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो क्लोन करना एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन का क्या मतलब है, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, इसे हम क्लोन बोलते हैं। अब क्लोन आपको बनाना है तो आप उसे जेनेटिक सेल से तो नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे आपको वेरिएशंस आ जाएंगे। यस और नो। क्लोनिंग में आपको ये याद रखना होता है कि यहाँ पे सोमैटिक सेल्स का यूज़ किया जाता है, सो दैट आप एज इट इज कॉपी क्रिएट कर सको, है ना। बट ह्यूमंस के केस में अगर आप देखो तो ये बैन है बच्चों, सो दैट आइडेंटिफिकेशन के इशू ना हो, है ना। सपोज आपका कोई क्लोन बना के खड़ा कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, आइडेंटिफिकेशन इशू होगा। या सो नो, उसका जो क्लोन, आपका जो क्लोन बनाया गया है, उसका गलत तरीके से भी यूटिलाइज किया जा सकता है, उसका गलत यूज़ किया जा सकता है ना। तो इस बेसिस को कुछ एथिक्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आप बायोटेक या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट आप अगर ले रहे हो तो आपको कुछ एथिक्स, कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, सो दैट आपका मिसयूज़ ना कर सको। अब आपने इतनी अच्छी अच्छी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ तो बना ली हैं, बट क्या आप उनका सही यूज़ कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हमें इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किसके लिए करना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए या अदर एनिमल वेलफेयर के लिए, बट नॉट फॉर मिस यूजिंग पर्पज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है ना। चलिए, सो इसलिए इसके आगे फिर क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे बड़े नहीं हैं और ह्यूमंस के बेसिस पे तो ये बैंड है ऑलरेडी। ठीक है, बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो ये अगेन एक जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जिसमें जैसे मौत होते हैं अपने, या कैटरपिलर्स जो होते हैं वो फीड करते थे, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कराया है, बीटी कॉटन को मॉडिफाई कराया है। देखो बॉलवॉर्म, ये बॉलवॉर्म क्या है, दिस इज लाइक कैटरपिलर हो गया, मौत हो गए, वही सब चीज़ें। ठीक है, उनसे रेजिस्ट करने के लिए। ठीक, सो ये बेसिकली किससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से। ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन पाया जाता, दैट इज क्राई1A। ठीक है, अब ये जो होता है ये हार्मफुल होता है किनके लिए, बॉलवॉर्म्स के लिए, बट अलग, ये जो सॉइल है ये है सॉइल बैक्टीरियम। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसलिए इसका नाम पड़ा बीटी कॉटन, है ना। जो क्राइवन जो प्रोटीन होता है ये बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है, जो इफेक्ट करता है कि इनको बॉलवॉर्म्स के लिए, मौत के लिए, है ना, इनके लिए क्या होता है, ये खराब होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है इन लोगों के लिए। ठीक, चलिए, ह्यूमिलिन ह्यूमन इंसुलिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम पैंक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम एक्सप्रेसिंग इंसुलिन कल्चर्ड इन अ लार्ज स्केल फर्मेंटर्स। ठीक है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन इंसुलिन को, किससे, पैंक्रियाज से। फिर उसे होस्ट में डाला गया फॉर कल्चरिंग पर्पज और डिफरेंट फॉर्मेंटर्स में डाल के उसका क्या किया, प्रोडक्शन इंक्रीज कराया गया। ठीक है, ठीक ना। बीटी ब्रिंजल, ठीक है, इसमें भी लेपिडोप्टेरन्स, अगेन ये भी काइंड ऑफ मॉथ्स हैं। ठीक है, उनसे इनको रेजिस्ट कराया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी होती है एबायोटिक। अब ये तो बायोटिक हो गए ना यार, ये एनिमल्स हैं, मौत हो गए, कैटरपिलर्स हो गए, ये तो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब एबायोटिक कंडीशंस में भी कुछ कुछ में रेजिस्टेंस बताया गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, ऐसे कुछ स्ट्रेस कंडीशंस भी होती हैं, स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं जो आपके क्रॉप्स को अफेक्ट करती हैं, है ना। उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें क्या की गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं, लाइक टोबैको हो गया, है ना, टोबैको प्लांट्स हो गए। ठीक है, फिर आपके डिफरेंट अदर चीज़ें भी हो गई, लाइक हर्बिसाइड्स हो गए। ठीक है, उसमें ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट हो गया अपना, है ना। ऐसे एंजाइम्स को यूज़ करके क्या किया जा रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज की जा रही है। ठीक है, फिर अपना वही जीएच हार्मोन अपना देख लिया हमने। ठीक है, इसको भी पिट्यूटरी से आइसोलेट करके एक्सप्रेस कराया गया है इकोलाई में। ठीक है, फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, डिफरेंट ग्रोथ पर्पसेस। क्लियर, सो ये आपके कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, जीएमओस के। फिर आप एग्रीकल्चर की बात करें, सो बीटी कॉटन हम देख चुके हैं। ठीक है, गोल्डन राइस की बात करें हम, वेट, यस, गोल्डन राइस की बात अगर हम करें, सो गोल्डन राइस में भी क्या इंक्रीज किया गया था बच्चों, बीटा कैरोटीन। ठीक है, जो कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, सो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या कर दी गई थी, इंक्रीज कर दी गई थी। ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटो, अगर
हम इसकी बात करें तो इसको भी इम्प्रूव किया गया था सो दैट इसके जो कलर्स हैं या जो इसकी राइपनिंग है वो जल्दी ना हो सके, हेल्दी रहे ये। और इसकी जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग, इसका जो शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ अगर हम बात करें तो शेल्फ लाइफ इसका क्या करा था, इंक्रीज कराया गया था। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया एनिमल्स की बातें, माइक्रोब्स की बातें। प्लांट्स में भी ये चीज़ें चलती हैं कि प्लांट्स में भी आप जीन्स का ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जिसके जीन्स में मॉडिफाई करके हम उसे प्लांट्स में इंसर्ट कराते हैं फॉर आर इंटरेस्ट। क्लियर। नाउ बायोफ्यूल्स, व्हाट बायोफ्यूल्स आर। आज के बेसिस पे, आज के जनरेशन्स में अगर आप देख पा रहे हो तो जो फ्यूल्स हैं, है ना, लाइक कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, कैरोसिन्स हो गए, इनकी बहुत इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। या फिर इनसे आप ये भी देखो कि कार्बन एमिशंस के कारण एनवायरमेंट भी इफेक्ट हो रहा है ना, CFCs बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कहाँ, किसकी तरफ चलोगे, बायोफ्यूल्स को प्रेफर करना। देखो बायो की यही तो खासियत है कि वो सबका भला ही चाह रहा है हर टाइम पे, है ना। कैसे भला चाह रहा है कि देखो अभी अगर हम पेट्रोल्स, डीजल्स के, कैरोसिन्स की बात करें, कोल की बात करें, तो वो सब क्या कर रहे हैं, कार्बन इमिशन। ठीक है, कार्बन इमिट कर रहे हैं, यस और नो। CFC इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, CFCs इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब इन चीज़ों को भाई ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग स्विच करना चाह रहे हैं बायोफ्यूल्स पे। ठीक है, बायोफ्यूल्स जो कि अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखे। भाई बायो वाले हैं यार, एनवायरनमेंट की चिंता कैसे नहीं करेंगे, है ना। सो बायोफ्यूल्स का यूज़ हम ऐसे करना चाह रहे हैं कि हम, एक तो पहली बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें भाई कॉस्ट इफेक्टिव देखना है। पहली चीज़ हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरी चीज़ हो गया अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रहे। ठीक है। सेकंड अपना, थर्ड अपना हो गया कि हम क्या देखें, बायो वाली चीज़ों पे स्विच करें। ठीक है, बायो थिंग्स पे स्विच करें। लाइक अपने प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट बेस्ड हो सकते हैं, कुछ एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमेशा इसका फील्ड ओपन है कि आप नई नई चीज़ें और क्या कर सको, रिसर्च कर सको, नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सको। ठीक है, ये इसकी बहुत ही सुंदर चीज़ होती है बायो की, कि आपके पास जो पहले से चीज़ अवेलेबल है उसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ। इसमें इतने स्कोप्स हैं बच्चों की, मतलब अगर आप रिसर्च करने चाहते हो ना तो हर जगह आप चीज़ें ओपन देखोगे कि हाँ ये हो चुका है तो इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये हो गया तो इसमें और किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नाउ बायो इथेनॉल्स अगर हम देखें तो ये फर्मेंटेड शुगर्स होते हैं, है ना, स्टार्चेस हो गए, स्वीट सॉर्गम्स वगैरह के। फिर बायोडीजल्स में आप देखें सो ट्रांस एस्टरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, लाइक जो वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, है ना, उनका यूज़ करके, लाइक जट्रोफा कर्कस बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंडिया में भी स्पेसिफिकली। देन बायो ब्यूटेनॉल, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलिन। जो बायो ब्यूटेनॉल है ये डायरेक्ट ही रिप्लेस करता है किसी गैसोलिन को। सी अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये रिन्यूएबल है। ठीक है, फिर सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना, सस्टेनेबल है। ठीक है, क्लियर, ये सस्टेनेबल है। फिर अपना हो गया रिन्यूएबल हो सकता है, रिन्यूएबल हो सकता है इसलिए ये सस्टेनेबल है ना। रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक टाइम के बाद खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट्स भी हैं जो एनवायरमेंट को डायरेक्ट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए हम बायोफ्यूल्स को स्विच करना चाह रहे हैं। ठीक है, सी जैसे ये एडिबल बायोमास हो गया अपना, है ना, ये नॉन एडिबल बायोमास जो अपना ये होता है, स्टार्क्स वगैरह जो रह जाते हैं उनकी बात करें हम, है ना। फिर कुछ अलगल बायोमास है जिनका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आजकल को तो इनका अलगीज का यूज़ जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी किया जा रहा है। इनका डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इनके, है ना। फिर इसको क्या करोगे आप, फर्मेंट करोगे, उसको डिस्टिलाइज करोगे। डिस्टिल करना मतलब प्यूरिफाई करके उसे कलेक्ट करना। ठीक है, फिर डिफरेंट वे में उसको प्यूरिफिकेशंस कर लोगे, फिर ब्लेंडिंग करोगे। ठीक है, और फिर आप उसे पहुंचा दोगे कहाँ पे, काम करने के लिए। भाई बायोफ्यूल मिल गया, जाओ मजे करो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। सो इसमें आप दो चीज़ें पढ़ोगे, फर्स्ट वन इज बायो रेमेडिएशन, सेकेंड इज फाइटो रेमेडिएशंस। ठीक है, बायो रेमेडिएशंस मतलब कि बायो रेमेडिएशंस, बायो का अगेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके आप रेमेडी दे रहे हो। ठीक है, सो इसमें आपके कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज हैं जो हार्मफुल हैं उनको क्या कर देते हैं, डिग्रेडेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे काम करते हैं ये। सो इसमें हो गया अपने ऑयल स्पिल्स, है ना, जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है जो सुपर बर्ग भी होता है, वो क्या करेगा, कंटामिनेट कर देगा उसको और उसे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स में क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। ठीक है, फिर पीसीबी डिग्रेडेशन विद ई कोलाई एंड बाइफेनाइल डाइऑक्सीजनेज जीन्स। ठीक है, वहीं पे अगर आप फाइटो रेमेडिएशंस की बात करो, सो यहाँ पे प्लांट्स का यूज़ करके, ठीक है, अगेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स का यूज़ करके आप क्या करोगे, जो प्लांट्स में या सॉइल में जो अपना जैसे हो गया लेड हो गया, है ना, मरकरी हो गए अपने, ठीक है, Hg मरकरी हो गई अपनी, और ऐसे लिथियम हो गए, है ना, जो ऐसे जो घातक अपन जो कह सकते हैं जो मेटल आयंस हैं या जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, कुछ टाइम जैसे इंडस्ट्रियल कुछ पॉल्यूशन गया तो वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी में जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक लैंड एरिया में जाएगा, तो वहाँ का जो सॉइल है
उसको कंटामिनेट करेगा, यस और नो। अब उस कंटामिनेशंस का भाई सॉइल अपने आप वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं कर पा रहे, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट जो क्या कर रहे हैं, फाइटो रेमेडिएट कर दे रहे हैं, ठीक है, वो उनको कंटामिनेट करके उस वहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, या उन्हें ऐसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं सो दैट वो अभी जितने हार्मफुल थे वो उतने हार्मफुल ना रहें, ठीक है। सो ये होता है अपना कहाँ पे, फाइटो रेमेडिएशंस में, ठीक है। प्लांट्स जैसे हो गए अपना ब्रेसिका नेपियस, सनफ्लावर हो गए, है ना, और मेटल्स में अपना कैडमियम, मरकरी, लेड, ये सारी चीज़ों को वो क्या करेंगे ऐसे। अब मेटल को आप ऐसा डिग्रेडेट तो नहीं करोगे, बट उनका कंपोजिशन चेंज कर सकते हो, है ना। लाइक जो आपके जो सिंपली ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे आपके एटमिक फॉर्म में थे, आप उसको कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सो दैट वो हार्मफुल ना रहे, ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो, फाइटो रेमेडिएशंस में रेमेडिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपना हो गया लक्स जीन, जो कि लाइट एमिटिंग जीन है, ई कोला है, एक्ट एज अ बायो सेंसर फॉर मर्करी कंटामिनेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ठीक, कि एज अ बायोसेंसर यूज़ करता है भाई, कि यहाँ पे अगर उस आपने देख लिया लक्स जीन है ना, जो कि एक लाइट एमिट करता है, अब आपको वहाँ से ये तो पता चल गया कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, भाई मरकरी का यहाँ पे क्या है, कंटामिनेशन है, तो अब उसकी कंटामिनेशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको इसमें आपको जीन किसने, लक्स जीन ने आपको क्या कर दिया, हेल्प कर दिया, बट अब आपको उसको रेमेडिएट करना है तो आप उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो रेमेडिएशंस एंड फाइटो रेमेडिएशंस। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, कहाँ पे गया, ये ग्राउंड में गया, यहाँ पे कंटामिनेट हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट चीज़ों में या डिफरेंट कंपोजिशंस में उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिग्रेडेट कर दिया, फिर उसका फॉर्म चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे प्लांट्स ने या जो भी अदर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने उसको यूटिलाइज कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशंस, ठीक है, जिसमें बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। फाइटो रेमेडिएशंस जो प्लांट्स बेस्ड है ना, लाइक जो सॉइल का कंटामिनेशन है ना, उन चीज़ों को करने के लिए, जैसे अपना हो गया फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन में क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्मफुल जो एलिमेंट्स थे या जो मेटल्स थे उनको ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना सो दैट वो हार्मफुल ना रहें, उसे हम बोलेंगे फाइटो स्टेबलाइजेशन, कि उनको स्टेबल कर दिया, है ना, कि फर्दर वो कंटामिनेशंस क्रिएट ना करें। फिर फाइटो डिग्रेडेशंस बच्चों, कुछ ऐसे डिग्रेडेशंस हो जाएंगे कि सिंप्लीफाई, सपोज कोई मेटल आयन है या कोई मेटल कंपोजिशन है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, सो दैट वो अगेन आगे चल के क्या ना करे, कंटामिनेट ना करे, या जो प्लांट्स हैं या जो वहाँ का फौना और फ्लोरा है वहाँ को, तो वो हार्मफुल ना रहे उनके लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फाइटो डिग्रेडेशन, ठीक। फिर फाइटो एक्सट्रैक्शन, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें से कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फाइटो वोलेटाइजेशन, इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो वो क्या कहला रहा है, वो प्रोसेस जो है वो कहला रहा है फाइटो वोलेटाइजेशन, ठीक है। फिर फाइटो स्टिमुलेशंस, कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको स्टिमुलेट, इसे आप ऐसे समझो कि इस प्लांट ने क्या किया, कुछ केमिकल्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब सॉइल में जो रूट्स के थ्रू जो केमिकल्स रिलीज हुए थे, वो सॉइल में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो गए, तो अब उनके लिए अगर वो फ़ायदेमंद है तो वो उसको यूटिलाइज करके क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जीज ले लेंगे, ठीक है, और फर्दर उसका क्या कर देंगे, ब्रेकडाउन, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से ही मिलती है, यस और नो। तो इस वे में ये काम चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज फाइटो रेमेडिएशंस। नाउ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, डीबीटी, क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं, है ना, जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, जैसे बहुत फेमस है अपने NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, फिर NCCS हो गया अपना, CDFD हो गया, NBRC हो गए, है ना, इनके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है आपकी बुक में, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक। फिर इंडियन बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ के सिनेरियोज में आप देखो तो अलग अलग बहुत सारी अपने यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही हैं, लाइक वैक्सीनेशन हो गए, है ना, फिर BT कॉटन्स हो गए, एड ड्रग्स हो गए, और भी अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। फिर वैक्सीनेशंस की हम बात करें, सो वैक्सीनेशंस काम कैसे करते हैं, ठीक। कोई भी जो वायरस है या जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज कॉज कर रहा है, ठीक है, उससे आपने क्या किया, सेफ्टी रेगुलेशंस के थ्रू आपने उसमें से क्या कर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगेन आइडेंटिफाई किया और उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, या सो नो। फिर आप उसे क्या करोगे, देखो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपने उसको क्या किया भाई, किसी भी एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म अगेन इस टर्म से आपको डरना नहीं है, हम क्या करा रहे हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे वेक्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसे हमने क्या करा था, पहले आइडेंटिफाई किया था कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, फिर उसे हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके हमने उसे कहाँ डाल दिया था, वेक्टर में। अब वेक्टर क्या है आपका, वेक्टर क्या है, जो लेके जाएगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वेक्टर क्या है आपका, जो लेके जाने वाला है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। अब ये ले जाके कहाँ आपको ड्रॉप कर देगा, होस्ट सेल में, वहाँ पे आपने क्या करा लिया, इसको क्या कराया भाई,
मल्टीप्लाई कराया सो दैट आपके नंबर्स क्या हो सकें, इंक्रीज हो सकें, ठीक है। आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने सिंगल डाला था वो आपको मल्टीपल कॉपीज मिल सके यहाँ पे, ठीक है। अब ये नंबर आपके वैक्सीन बायो प्रोसेस करा, आपने नंबर्स इंक्रीज करा लिए, फिर बायो प्रोसेस किया उसे, और बायो प्रोसेस करके, बायो प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब आपने नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कराया तो उसे अब आपको निकालना भी तो है ना। तो वो चीज़ आप काय में करोगे, बायो प्रोसेसेस में, ठीक है। वहाँ पे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काय से आइसोलेट करोगे अगेन, ठीक है। फिर उसे किस फॉर्म में चाहिए, आपको क्रिस्टल्स फॉर्म में चाहिए, आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए, आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए, वो आप पे डिपेंड करेगा, और आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप उसका फर्दर यूटिलाइज करोगे। अब वैक्सीन के लिए इसे लिक्विड फॉर्म में चाहिए, ठीक है, उन्होंने लिया और फिर डिफरेंट पर्पज से एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। क्लियर, ये ऐसे काम करता है वैक्सीन वगैरह, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में हमने देखा बीटी कॉटन हो गए, राइस में हमने उसके वाइटामिन या न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कराया है ना, और भी ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं, लाइक मेज हो गया, वीट हो गया, है ना, डिफरेंट अपने वेजिटेबल्स हो गए उनमें भी, ठीक है। फिर बायो सर्विसेज में आपने क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारी चीज़ें देखी, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, है ना। इवोल्यूशंस की बात करें तो हमने अभी क्या देखा था, जो एंशियंट टाइम था, एंशियंट टू मॉडर्न में कितने चेंजेस हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं, या आने वाले टाइम में भी और चेंजेस होंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये चीज़ होती रहेगी, ठीक है। फिर डिफरेंट हमने एप्लीकेशंस देख लिए, फिर इंडिया का क्या रोल है ना, इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर इट्स PDF, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर का मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँ तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।